नमस्कार, मैं हूं आशीष और आप देख रहे हैं आशीष कॉमर्स क्लासेस। मेरे प्रिय साथियों, हम लोग अपने वीडियोस में बात कर रहे थे बिजनेस एनवायरनमेंट की, यानी व्यवसायिक वातावरण की, जिसमें हम लोगों ने पिछले वीडियोस में तमाम तरह के बेसिक कॉन्सेप्ट को समझा था और साथ ही हमने समझा था कि व्यवसायिक पर्यावरण विश्लेषण क्या होता है, जिसके बारे में हम लोगों ने अच्छी खासी जानकारी प्राप्त करी थी। आप सभी के लिए स्वॉट एनालिसिस का एक वीडियो प्लेलिस्ट में डाल दिया गया, आप लोग उसको भी देख सकते हैं। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि राष्ट्रीय आय क्या होता है, यानी व्हाट इज नेशनल इनकम। तो नेशनल इनकम के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। आप लोगों ने जब पहले इकोनॉमिक्स पढ़ा होगा तो इकोनॉमिक्स में आता है मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स यानी व्यापक अर्थशास्त्र में आप सभी ने इस टॉपिक को पहले पढ़ा होगा। यहाँ पर हम लोग इकोनॉमिक्स से थोड़ा हट करके बिजनेस एनवायरनमेंट के अप्रोच को लेकर के समझेंगे कि राष्ट्रीय आय क्या होता है। इस वीडियो में हम लोग जनरल कॉन्सेप्ट को समझेंगे और जो भी फॉर्मूलेज होते हैं केवल उनको हम लोग देखेंगे बस। आगे आने वाली वीडियोस में मैं व्हाइट बोर्ड पे आप सभी को सारे के सारे फार्मूलों को समझा दूंगा बढ़िया तरीके से, जिससे आप सभी को पूरी की पूरी जानकारी हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं उन्हीं को देख करके आंसर दिया गया है। बात करेंगे सबसे पहले राष्ट्रीय आय के अर्थ की, फिर हम लोग समझेंगे इसकी परिभाषा के बारे में, फिर समझेंगे इसकी विशेषताओं के बारे में, और फिर हम लोग लास्ट में समझेंगे कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना की सीमाएं या कठिनाइयां कौन कौन सी हो सकती हैं। ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे राष्ट्रीय आय के अर्थ की। तो हमें समझना है कि राष्ट्रीय आय से आशय एक निश्चित अवधि के अंतर्गत, बात को समझिएगा, कोई ना कोई टाइम पीरियड होगा। वह टाइम पीरियड हमेशा आप लोग देखेंगे तो जब कभी भी राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है, नेशनल इनकम का कैलकुलेशन होता है तो 1 साल का होता है। तो कहा गया है कि राष्ट्रीय आय से आशय एक निश्चित अवधि के अंतर्गत देश में उत्पादित सभी वस्तुओं, पॉइंट नोट करिएगा, एवं सेवाओं के सकल मूल्य से है। एकदम क्लियर कट बात कही गई है कि हमारे देश में अगर हम लोग बात करते हैं तो जितनी भी वस्तुएं और सेवाएं उत्पादित होती हैं उन सारी की सारी वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य को अगर हम लोग एक निश्चित अवधि के अंतर्गत जोड़ लेंगे, क्या कर लेंगे, कैलकुलेशन, तो उसके एग्रीगेट को हम लोग कह सकते हैं कि वह क्या है, राष्ट्रीय आय है। यह एक जनरल डेफिनेशन दिया गया आप सभी के लिए। इसके अंतर्गत देश के अंदर व्यक्तियों, व्यवसायों एवं सरकार के द्वारा अर्जित आय को भी शामिल किया जाता है। यानी देश में कोई भी व्यक्ति है जो वह इनकम अर्न करता है उसको, इसके साथ साथ देश में जितने भी व्यापार हैं उन सारे के सारे व्यापारियों के द्वारा जो भी इनकम अर्न किया जाता है उन सारे के सारे इनकम को, और इसके साथ ही जो सरकार काम कर रही है, सरकार को तमाम तरीकों से जो भी पैसे मिलते हैं उन सारे के सारे पैसों को हम लोग क्या करेंगे, इसमें शामिल करेंगे। उसके द्वारा जो भी आय प्राप्त किया जाता है उसको शामिल करेंगे। आप लोग देखेंगे तो सरकार क्या करती है, टैक्स लेती है। तो सरकार की जो भी रिसोर्सेज हैं आय के, उसमें टैक्स एक बहुत ही सिग्निफिकेंट इफेक्ट रखता है। ठीक है, आगे कहा गया है कि राष्ट्रीय आय के अंतर्गत कुल उपभोग यानी टोटल कंजम्पशन सी, कुल विनियोग यानी इन्वेस्टमेंट आई, कुल सार्वजनिक व्यय यानी टोटल पब्लिक एक्सपेंडिचर, जिसे हम लोग गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर के नाम से भी जानते हैं, जिसे हम लोग जी से डिनोट करते हैं, तथा विदेशों से जुड़ी विशुद्ध आय जुड़ी हुई हैं। ठीक है, इस तरीके से होता है कैलकुलेशंस। विदेशों से प्राप्त विशुद्ध आय कुल निर्यातों के मूल्य यानी ई में से कुल आयतों के मूल्य एम को घटा देने से प्राप्त होती हैं, तथा प्राप्त राशि में क्षय यानी डी को घटा दिया जाता है, जो भी डेप्रीसिएशन होता है उसको घटा दिया जाता है। यह बात आप लोग समझेंगे। यहाँ पर फॉर्मूला दिया गया है शॉर्ट टर्म्स में कि राष्ट्रीय आय यानी नेशनल इनकम इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी माइनस डी प्लस ई माइनस एम। इस तरीके से यह पूरा का पूरा फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पर मैंने आप सभी को वीडियो के शुरुआत में ही बताया कि जो भी यह रेस्पेक्टिव फॉर्मूला है आप लोग इसको अपने एग्जाम के लिए लर्न कर लेंगे। मैं आप सभी को अगले वीडियोस में बढ़िया तरीके से समझा दूंगा डिटेल में।
ठीक है, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे बताऊंगा तो वीडियो बड़ा हो जाएगा। आगे बात करते हैं परिभाषा की। परिभाषा में सबसे पहले कहते हैं डॉक्टर मार्शल, देश के प्राकृतिक संसाधनों पर श्रम और पूंजी द्वारा कार्य करने पर प्रतिवर्ष भौतिक एवं अभौतिक वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पाद होता है। ठीक है, इन सब की शुद्ध उत्पत्ति के योग को राष्ट्रीय लाभांश कहते हैं, यानी राष्ट्रीय आय कहते हैं। बात को समझिएगा कि देश में जितने भी प्राकृतिक संसाधन हैं, यह पुरानी परिभाषा है, उन सारी की सारी प्राकृतिक संसाधनों पर श्रम और पूंजी लगा करके, यानी लेबर लगाया, व्यक्ति काम कर रहे हैं, और पूंजी यानी पैसा लगा दिया। क्योंकि जब बिजनेस चालू होता है तो बिजनेस पे क्या लगता है भाई साहब, लेबर लगते हैं जो काम करते हैं, और पैसे लगते हैं जिसके द्वारा हम लोग क्या करते हैं, कैपिटल को लगा करके रॉ मटेरियल्स वगैरह लेकर आते हैं। तो जितने भी प्राकृतिक संसाधन हैं देश में, उन प्राकृतिक संसाधनों पर श्रम लगा दिया और पूंजी लगा दिया। इसके द्वारा जब कार्य हुआ तो देश में प्रतिवर्ष भौतिक और अभौतिक वस्तु एवं सेवाओं का उत्पादन होता है। इस तरीके से कुछ न कुछ प्रोडक्शन होगा तो वहाँ पर वस्तुओं का उत्पादन होगा ही। ठीक है, इन सब की शुद्ध उत्पत्ति के योग को राष्ट्रीय लाभांश कहते हैं। अब जब इनका उत्पादन हो जाएगा तो उसमें जो भी शुद्ध उत्पत्ति होगी उसको जोड़ दिया जाएगा, तो वहाँ पर कहा जाएगा वह क्या है, राष्ट्रीय लाभांश है, यानी राष्ट्रीय आय है। यह मैंने आप सभी को शॉर्ट टर्म में समझा दिया। ठीक है, अगला डेफिनेशन है प्रोफेसर AC पिगू के अनुसार। ये कहते हैं कि राष्ट्रीय आय किसी समाज की वह वास्तविक आय है जिसमें विदेशों से प्राप्त आय भी शामिल हैं, जिसे मुद्रा में नापा जा सके। आप लोग बात समझेंगे कि जब बात की जाएगी राष्ट्रीय आय की, तो घर पे यानी हमारे देश में जो भी इनकम अर्न कर रहे हैं लोग, बिजनेस हो गया या फिर इंडिविजुअल अर्न कर रहे हैं या फिर गवर्नमेंट अर्न कर रही है, तो देश के अंदर जो आय हो रही है उसको तो हम लोग इंक्लूड करेंगे ही। लेकिन इसके अलावा जो इनकम विदेशों से आ रहा है गवर्नमेंट को, हमारे देश को, उसको भी हम लोग क्या करेंगे, राष्ट्रीय आय में इंक्लूड करेंगे। ये परिभाषा इनकी कहती है। आगे एक परिभाषा है भारतीय राष्ट्रीय आय समिति के अनुसार। ये कहती है कि एक राष्ट्रीय आय अनुमान से आशय किसी दी हुई अवधि में, यानी कोई भी पर्टिकुलर पीरियड है, 1 साल का होता ही है, वस्तुएं एवं सेवाओं के उत्पादन की मात्रा को बिना किसी दोहरी गणना के मापने से है। ठीक है, तो यह बात हो जाती है राष्ट्रीय आय समिति, यानी भारतीय राष्ट्रीय आय समिति के अनुसार। यह कहती है ना कि अगर कोई भी राष्ट्रीय आय की गणना की जा रही है, इसका मतलब ये होता है कि इसमें जो भी गणना हो रही है, इसमें कोई भी जो भी एलिमेंट शामिल किया जा रहा है उसको 2 बार हम लोग उसका कैलकुलेशन नहीं करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा पेचीदा डेफिनेशन यहाँ पे है, लेकिन आप सभी के लिए मैं बता देता हूँ। जो ऊपर के 2 डेफिनेशन है उसको आप लोग लर्न कर लेंगे तो बढ़िया हो जाएगा, एग्जाम में बढ़िया नंबर आते हैं डेफिनेशन लर्न करने से। अगला है, और क्योंकि यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए आप लोग इसको बहुत ही बढ़िया से समझेंगे। क्या है भारत की राष्ट्रीय आय की विशेषताएं, यानी कैरेक्टरिस्टिक्स, इसे फीचर भी कहते हैं, ऑफ नेशनल इनकम इन इंडिया। इसमें कुछ बातें इस तरीके से हैं। पहला है, भारत की राष्ट्रीय आय मुख्य रूप से कृषि पर आधारित है। वर्तमान समय में आप लोग देखेंगे तो कृषि के अलावा और भी स्रोत हैं, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो गया, सर्विस सेक्टर हो गया। ठीक है, दूसरा है, जनसंख्या वृद्धि के कारण भारत की राष्ट्रीय आय की अपेक्षा प्रति व्यक्ति आय में कम वृद्धि हुई है। राष्ट्रीय आय में तो वृद्धि हो रही है लेकिन प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि नहीं हो रही है, क्योंकि क्या हो रहा है, जनसंख्या बहुत बढ़ रही है। अगला है तीसरा, भारत की राष्ट्रीय आय अन्य विकसित देशों की तुलना में बहुत नीची है, बहुत कम है, क्योंकि विकसित देश विकसित कर चुके हैं, उनके पास सारे के सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं प्रोडक्शंस के, डिस्ट्रीब्यूशन के, इसलिए वे ज़्यादा ग्रोथ किए हुए हैं, इसलिए उनकी जो भी रेस्पेक्टिव नेशनल इनकम वो ज़्यादा है। अगला है चौथा, भारत में राष्ट्रीय आय का वितरण अत्यधिक असामान्य है। जो भी राष्ट्रीय आय का वितरण है वो असामान्य है। किसी के पास बहुत ज़्यादा पैसा है, किसी के पास बहुत कम पैसा है, कोई बहुत गरीब है जिसके पास खाने के लिए नहीं है। इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि जो भी इनकम डिस्ट्रीब्यूशन है हमारी कंट्री में वो क्या है, अनइक्वल है, असमान है। ठीक है, आगे बात करेंगे 5वें की अंतिम की। भारत में
अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में राष्ट्रीय आय के विकास दर में काफ़ी असमानता रही है। ये बात आप लोग समझेंगे कि अगर बात करेंगे हम लोग अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों की, तो वहाँ पर जो भी राष्ट्रीय आय की विकास दर रही है, यानी जो भी क्या किया जाता है, यानी यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो भी इनकम में ग्रोथ है, यानी कोई व्यक्ति अगर 100 रुपये कमा रहा है तो 150 कमाने लगेगा, 200 कमाने लगेगा, यानी जो भी उनका इनकम है, वह ग्रोथ है, वह असमान तरीके से है। कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा पैसे कमा सकता है और कोई व्यक्ति बहुत कम पैसे कमा रहा है। इसलिए हम लोग कहते हैं कि जो भी प्रति व्यक्ति आय है वह असमान है हमारे कंट्री में। ठीक है, आगे बात करते हैं हम लोग इसकी सीमाओं के बारे में, कठिनाइयों के बारे में। यानी भारत में राष्ट्रीय आय की गणना की सीमाएं अथवा कठिनाइयाँ, यानी लिमिटेशंस ऑफ डिफिकल्टीज ऑफ नेशनल इनकम एस्टिमेशन इन इंडिया। कुछ बातें इस तरीके से हैं। पहला है अशिक्षा एवं अंधविश्वास। अशिक्षा और अंधविश्वास की वजह से हमारे देश में जो भी इनकम है वह अच्छी नहीं हो पा रही है, देश ग्रोथ नहीं कर पा रहा है। अगला है दूसरा, अपर्याप्त, अशुद्ध या दोषपूर्ण समंक। आप लोगों को मालूम होगा, अगर मैं अभी 2024 में वीडियो बना रहा हूँ तो देश में पिछले कई वर्षों से जनगणना नहीं हुई है सही तरीके से। 2011 में ही जनगणना हुई थी। उसके बाद से हमारे देश के पास, हमारी सरकार के पास कोई भी बढ़िया तरीके से इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है, सूटेबल एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है देश की जो भी जनसंख्या है उसके बारे में, देश में जो भी डेवलपमेंट हो रहा है उसके बारे में। ठीक है, इसलिए हम लोग कहते हैं कि हमारे देश में अपर्याप्त, अशुद्ध या दोषपूर्ण समंक हैं। भाई साहब, कई जगहों पे तो डेटा अवेलेबल ही नहीं है, और कई जगहों पे अगर डेटा अवेलेबल है तो उसमें बहुत सारे दोष हैं, बहुत सारी कमियां हैं। डेटा सही जगह से लिया नहीं गया है, डेटा में बहुत कुछ फेरबदल हो गया है। इस तरीके से बहुत सारी दिक्कतें देखने को मिलती हैं। इसलिए भारत की जो जीडीपी है उसमें भी ग्रोथ सही तरीके से नहीं हो पाता है। अगला है वस्तु विनिमय व्यवस्था। वस्तु विनिमय व्यवस्था केवल यहाँ पर कहने के लिए, लेकिन है नहीं। चौथा है दोषपूर्ण व्यावसायिक वर्गीकरण। जो भी व्यावसायिक वर्गीकरण है वह दोषपूर्ण है। ठीक है, पांचवा है क्षेत्रीय विविधता। जो हमारे अलग अलग क्षेत्र हैं, हर तरह के क्षेत्रों में हर तरह का अलग अलग वातावरण है, अलग अलग तरह के बिजनेसेस हैं और अलग अलग तरह के इनकम के सोर्सेस हैं। इसलिए यहाँ पर जो भी क्षेत्र हैं उनमें विविधता होती है। इसलिए ये देखा जाता है कि राष्ट्रीय आय की गणना सही तरीके से नहीं हो पा रही है। ये बात आप लोग समझेंगे। यहाँ पे हम लोगों ने इस वीडियो में समझा कि राष्ट्रीय आय क्या होती है। हम लोग आगे आने वाले वीडियोस में राष्ट्रीय आय में और भी बातों को समझेंगे, जानेंगे। यदि आपके पास कोई प्रश्न है तो आप लोग अपने सारे के सारे प्रश्नों को पूछ सकते हैं। आपके सही प्रश्नों का आंसर हम लोग जरूर करेंगे। हम लोग फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।